आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस सॉकेट में। आज बात करेंगे एनटीटी। आखिर एनटीटी क्या है? एनटीटी है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसका एक दूसरा नाम है डीपीएससी। डीपीएससी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। इसमें टीचरों की जो टीचर हैं, जो भी इसके थ्रू टीचर भर्ती किए जाते हैं, वो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। जैसे कि प्राइमरी स्कूल के लिए बीटीसी होता है, उससे ऊपर की क्लास को पढ़ाने के लिए बीएड किया जाता है। वैसे ही प्राइमरी स्कूल से जो नीचे की क्लास रहती है यानी नर्सरी क्लास, उनको पढ़ाने के लिए नर्सरी टीचर की भर्ती की जाती है। समय समय पे इस पे भर्तियाँ निकलती रहती हैं। और एनटीटी के बारे में जो हमारी नई शिक्षा पद्धति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। हाल ही में इसमें कई विभागों में वैकेंसियाँ भी निकली हैं। जैसे कि केवीएस में भी एनटीटी की वैकेंसी निकली थी। साथ ही एयरफोर्स में भी इसमें वैकेंसी निकली थी। और अभी हाल में ही एक वैकेंसी चल रही है, दिल्ली सरकार द्वारा जो निकाली गई है। दिल्ली सरकार में वैकेंसी निकालती है DSSB, ये बोर्ड है, ये वैकेंसी निकालता है। और हाल में ही इसने एनटीटी के टीचरों के लिए भर्तियां निकाली हुई हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश में परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा एनटीटी कराया जाता है, उसका फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर हुआ है, जिसका विषय रहता है भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं शिक्षा सिद्धांत। ये 11 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है। तो इस पेपर को देख लेते हैं। इस पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, ये देखिए। प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है और विषय ये है। 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है, 2 घंटे का समय मिलता है। 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, मतलब कि ऑप्शन वाले। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने आयु वर्षों में होता था? तो इसका सही आंसर है 20 वर्षों में। 20 वर्षों में होता था और इसका उद्देश्य रहता था मोक्ष प्राप्ति करना। और इसको प्राप्त करने का तरीका था धर्म ग्रंथ के माध्यम से ये प्राप्त होती थी। मुगलकालीन शिक्षा में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो उच्च शिक्षा के केंद्र की बात की जाए तो इसमें थे मदरसे, जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे उस समय। इसमें मदरसे में क्या है, अरबी, फारसी और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। अब अगले क्वेश्चन आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक किस सन में लाया गया? ये लाया गया था 1911 में। और इसका उद्देश्य था भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाना। अब आगे बात करते हैं। निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? निस्पंदन सिद्धांत दिया था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, शिक्षा का विकास नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक थे स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद द्वारा लिखी गई थी और इस पुस्तक में उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखा था गीजू माई बधेका ने। उन्होंने इसमें क्या किया, प्राथमिक शिक्षा में भाषा शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। अब अगला क्वेश्चन है। अंग्रेजी भाषा ने घूंघट में छिपी हुई विद्या स्वभाव से ही हमारे मस्तिष्क की सहवर्तनी होकर नहीं चल सकती। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी भाषा भारत की संस्कृति और भाषा के लिए खतरा है। अब आगे बात करेंगे। अपनी शिक्षण पद्धति में कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल दिया था। इस पे बल दिया था मारिया मोंटेसरी ने। आपने हाल में ही देखा होगा, कई स्कूल रहते हैं जिसमें मोंटेसरी पद्धति पे नर्सरी के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें क्या है, ये कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा रहती है। और मौर्या मोंटेसरी ने अपनी शिक्षा पद्धति में कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा था कि बच्चों को अपनी इंद्रियों का उपयोग करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को प्रभावी बनाने हेतु संविधान में संशोधन किया गया था। संशोधन था 86वां संशोधन। इसमें कहा गया था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
का अधिकार प्रदान किया गया है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसका उद्देश्य होता है लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। बाल श्रम संबंधी बचपन बचाओ आंदोलन NGO चलाते हैं। तो ये कैलाश सत्यार्थी द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया और इसका जो उद्देश्य था बाल श्रम को समाप्त करने के लिए। रूसो की पुस्तक एमिल के किस खंड में स्त्री शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन किया गया? ये खंड था तीसरा। इसमें स्त्री शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन तीसरे खंड में है। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। प्रोजेक्ट विधि का अनुमोदन किया था किलपैट्रिक ने। इस विधि में क्या है? बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किंडरगार्टन प्रणाली की विशेषताओं में नहीं है, तो विशेषताओं नहीं है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। पहला देखिए, कार्य या व्यापार से सिखा सकते हैं, मातृ खेल एवं शिशु गीत से सिखाया जा सकता है। एक कोई प्राइज देके, जैसे बच्चा कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसे उपहार देकर भी उसको सिखाया जाता है। तो किंडरगार्टन प्रणाली फ्रोवेल द्वारा विकसित की गई थी और इस प्रणाली में बच्चों को खेल द्वारा, गीत द्वारा व अन्य गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है। तो इसका चौथा ऑप्शन गलत है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? ये बना था 1985 में। इसका उद्देश्य था पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है। ये हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन 15 हो गए हैं। अब बारी आती है अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। ये क्वेश्चन आते हैं, ये भी 15 आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। पहला क्वेश्चन ये रहा कि शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। शिक्षा की ये परिभाषा रही, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल, चरित्र के विकास करती है, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और समाज के लिए उपयोगी रहती है। शिक्षा केवल पुस्तकी ज्ञान तक सीमित नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाती है और शिक्षा जीवन का आधार है। यह व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की 2 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है, वैदिक काल मतलब पुराने समय में किस तरह की शिक्षाएं दी जाती थी, उस पर पूछा गया है। पहला है गुरुकुल प्रणाली और धार्मिक शिक्षा। गुरुकुल प्रणाली का मतलब ये है कि गुरु और शिष्य, छात्र गुरु के घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु और शिष्य के बीच गहरा संबंध होता था। और धार्मिक शिक्षा की बात की जाए तो इसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान करना था। धार्मिक शिक्षा प्रदान करना मतलब वो वेद, उपनिषद, अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, कर्मकांड, यज्ञ। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मुगलकालीन शिक्षा संबंधी प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी थी? पहली थी मंगतब्य। मंगतब्य क्या थी? ये प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थापित की गई थी। इसमें बच्चों को कुरान, फारसी भाषा, गणित पढ़ाया जाता था। दूसरे नंबर पर आती थी मदरसा। मदरसे में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ दर्शन, विज्ञान और चिकित्सा के बारे में। खानकाह में सूफी संतों के निवास स्थान थे। इसमें सूफी दर्शन एवं रहस्यवादी की शिक्षा दी जाती थी। दरबार में क्या था? यहाँ पे विद्वान और कलाकारों का संरक्षण दिया जाता था। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर पुस्तकों का संग्रह किया था। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्य योजना 1992। कार्य योजना 1992 क्या है? तो कार्य योजना 1992 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी का संशोधित संस्करण है। जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसका संशोधन जो हुआ था उसे कहा गया है कार्य योजना 1992। इसका उद्देश्य था शिक्षा की प्रणाली में सुधार लाना और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना था। देखिए इसमें हम बताया था ना 10+2 जो इस समय प्रणाली चल रही है ये 1986 की ही है। 10+2+3 प्रणाली में विभाजित किया गया था और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया था, जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
आदर्शवादी विचारधारा के प्रमुख शिक्षा शास्त्री कौन कौन थे? नंबर 1 पे आते हैं प्लूटो। प्लूटो ने ज्ञान को जन्मदाता माना, शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की सच्चा ज्ञान प्राप्ति बताया। अरस्तु ने क्या कहा है? शिक्षा को चरित्र निर्माण का साधन माना, तर्क शक्ति के विकास पर बल दिया। जॉन लॉक ने क्या बताया? शिक्षा को अनुभव का परिणाम माना और बालक के मनोविज्ञान विकास पर ध्यान दिया। इमोनल कांट ने बताया है शिक्षा को नैतिकता और स्वतंत्रता का साधन माना। जॉन हेनरिक पेस्टालॉजी, इन्होंने शिक्षा को बालक के स्वतंत्र विकास का साधन माना। अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बताया है, इनकी क्या विचारधारा दी। शिक्षा को जीवन शिक्षा माना, बालक की रचनात्मकता पर बल दिया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टैगोर की 2 शिक्षा पद्धतियाँ कौन सी थी? एक थी प्रकृति के साथ शिक्षा, क्रिया के द्वारा शिक्षा। उन्होंने माना था कि प्रकृति में शिक्षा का अथाह भंडार है, बच्चों को प्रकृति के साथ रहकर सीखने का अवसर दिया जाए। दूसरा था क्रिया के द्वारा शिक्षा। क्रिया द्वारा शिक्षा किस तरह से? इनका मानना था कि बच्चों केवल किताबों से नहीं बल्कि करके सीखना चाहिए। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि बच्चे केवल ज्ञानी ही नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी बने। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, गांधी जी के जीवन दर्शन। जीवन दर्शन के सिद्धांत लिखिए। तो गांधी जी का जीवन दर्शन के 2 सिद्धांत थे, एक था सत्य, एक था अहिंसा। गांधी जी का जीवन दर्शन सत्य पर आधारित है। उनका मानना था कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है और सत्य की राह में चलकर मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अहिंसा अहिंसा पर उनका मानना था कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं मिल सकता, समस्याओं का समाधान अहिंसा और प्रेम से ही किया जा सकता है। ये 2 जीवन दर्शन थे महात्मा गांधी जी के। अगला क्वेश्चन है किन्हीं 2 प्रमुख पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों के नाम लिखिए। तो पहला है जॉन डीवी, दूसरे जीन पियाजे। जॉन डीवी क्या थे? अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के शिक्षा शास्त्री थे। जॉन डीवी का कहना था कि प्रगतिवादी शिक्षा दर्शन का विकास इन्होंने प्रगतिवादी शिक्षा दर्शन का विकास किया और उनका मानना था शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालक के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। जबकि जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे अपनी गति से सीखते हैं और शिक्षक का कार्य उन्हें सीखने में सहयोग करना है। और इन्होंने संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के 2 प्रमुख कारण लिखिए। सबसे पहला कारण है वाहन से प्रदूषण होता है और औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण का मतलब है जो ये विभिन्न कंपनियां, फैक्ट्रियां, अन्य जगहों से ये जो धुआं निकलता है उनसे होने वाला प्रदूषण, यानी उद्योगों से निकलने वाले धुआं का प्रदूषण। धूल में भी वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है ये। और जीवाश्म ईंधन अन्य हानिकारक पदार्थों का उपयोग होता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण होता है। जो हानिकारक गैसें निकलती हैं वाहनों से निकलता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत हानिकारक है और इससे ग्रीन हाउस गैसें ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, जिससे क्या है पृथ्वी का दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा वन जो हम लोग काट रहे हैं उससे भी प्रदूषण हो रहा है। उससे क्या होता है कि मिट्टी जो है, पेड़ पौधे लगाने से होता है वो मिट्टी को रोक के रखता है। लेकिन जब वन नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मिट्टी क्या है, जब बारिश होगी तो भूस्खलन जैसी घटनाएं जो देखते हैं वो इसी वजह से होती हैं। कृषि में गतिविधियाँ, यानी जो हम कृषि के समय उर्वरक यूज करते हैं उससे, निर्माण कार्य में जैसे कहीं काम चल रहा होता है, धूल उड़ती है उससे, तो उससे भी प्रदूषण होता है वायु। अब बात करेंगे जल प्रदूषण के 2 कारक कौन से हैं। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट। अपशिष्ट मतलब
अपशिष्ट मतलब बचा हुआ खराब पदार्थ। औद्योगिक मतलब जिस फैक्ट्रियों कंपनियों से जो लास्ट में अपशिष्ट यानी खराब जल जो बचता है, वो हानिकारक उसमें रसायन होते हैं, धातुएं होती हैं जो जल प्रदूषण करती हैं। जल प्रदूषण कैसे करती हैं? ये जो जल निकलता है खराब, ये नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। घरेलू अपशिष्ट का मतलब है घर से जो हमारा गंदा पानी, कूड़ा कचरा भी जल प्रदूषण फैलाता है। इसके अलावा अन्य कृषि गतिविधियों से भी होता है। मैंने बताया था ना अभी, उर्वरक के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के 2 उपाय। ऊर्जा को संरक्षित कैसे करेंगे, उसके 2 उपाय बताएं। पहला उपाय है कि बिजली का कम प्रयोग करें, यानी जितनी ज़रूरत है उतनी बिजली ही प्रयोग करें। और जब हम बिजली का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमें लाइट उपकरण बंद कर देना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं हम तो बिजली बिल दे रहे हैं। बिल तो दे रहे हो, लेकिन इससे क्या होता है, जो हमारी ऊर्जा है, बिजली है, वो बेकार जाती है, जबकि उसका एक सही उपयोग किया जा सकता था। दूसरा है नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। नवीनीकरण ऊर्जा यानी जो नए तरीके से बिजली का, एक तो होता है कि डायनमोस बनाया जाता है, और अन्य माध्यम से भी इनको बनाया जाता है। जैसे कि जो नया माध्यम है सौर ऊर्जा मतलब सोलर पैनल से। पवन ऊर्जा, इसमें क्या होता है, इसमें पवन चक्की लगी होती है जो इस तरह से घूमती है, और जैसे जब हवा चलती है तो ये घूमने लगता है, और घूमने से क्या होता है, बिजली बनने लगती है। जल ऊर्जा का उपयोग, जल ऊर्जा बताया ना, जल ऊर्जा डायनमो। जब पानी कहीं से, जैसे झरना है, झरने से पानी गिर रहा है और यहाँ पे डायनमो लगा दिया, इसमें डायनमो में आगे पंखा लगा होता है, तो जब पानी इसमें गिरता है तो उसकी जो गति होती है, उस गति से क्या होता है, पंखा घूमने लगता है, और जब घूमता है तो घूमने से क्या होता है, बिजली बनती है। और इसके अलावा घरों और इमारतों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग। ऊर्जा कुशल का मतलब है कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करें जो एडवांस एडवांस मतलब जो इसमें नई आ रही हैं, तो क्या हो रहे हैं, कम बिजली में कम बिजली खर्च करेंगे और ज़्यादा समय तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीय ताप वृद्धि के 2 कारण बताएं। देखिए अभी बताया था ना, वायु प्रदूषण में CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जिससे क्या होता है, भूमंडलीय में जो हमारी पृथ्वी है उसका तापमान क्या है, दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ता जा रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही है? जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन मतलब जो हमारा पेट्रोल डीजल, इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वनों की कटाई, औद्योगिक प्रक्रिया से जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, भूमंडलीय ताप वृद्धि का प्रमुख कारण है। प्राकृतिक कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट, सौर गतिविधियों में परिवर्तन जैसे प्राकृतिक कारण भी भूमंडलीय ताप वृद्धि में गिने जाते हैं। इसके अलावा शहरीकरण से भी हो रहा है ये, क्योंकि शहरीकरण होने से क्या होता है, जब वन लगे होते हैं तो पौधों के लगे होने से जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर नहीं आता है। लेकिन जब इमारतें बन गई हैं तो पूरा जो प्रकाश है वह यो तो या तो इमारतों में आ रहा है या तो हमारी सड़कों में आ रहा है, तो उससे क्या होता है, ताप में वृद्धि हो रही है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, कृषि गतिविधियों से भी जो है भूमंडलीय ताप वृद्धि में योगदान करते हैं। शिक्षा तकनीकी में जनसंचार, शिक्षा में जनसंचार के 2 साधन पूछे गए हैं। एक है रेडियो और दूसरा है टेलीविज़न। रेडियो क्या है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं। रेडियो में बहुत समय पहले, अभी का हमको नहीं पता है, लेकिन पहले क्लासें चलती थी। जब हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम आने वाले होते थे तो रेडियो के माध्यम से पढ़ाया जाता था। टेलीविज़न में भी क्लासें चलती थी। अब तो समय नहीं रहा है टेलीविज़न में कि क्लासें चल रही हैं, लोग अब ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे हैं। तो रेडियो और टेलीविज़न वाला ज़माना चला गया है, लेकिन पहले चलता था इसमें। तो शिक्षण सामग्री को दूर दराज के क्षेत्रों में भी आसानी से पहुंचा सकता है। शिक्षा के लिए रेडियो का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे शैक्षिक नाटक, कहानियाँ, प्रश्नोत्तरी, साक्षात्कार के माध्यम से किया जा सकता है। टेलीविज़न के माध्यम से अधिक आकर्षक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। टेलीविज़न का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे शैक्षिक वृत्तचित्र, फिल्में, एनिमेशन, वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि आज के समय हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो इंटरनेट से तो ले रहे हैं। इंटरनेट माध्यम मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। सोशल मीडिया यानी यूट्यूब से हम लेते हैं।
व अन्य जनसंचार साधनों का भी शिक्षा तकनीकी में प्रयोग किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं कि बाल श्रम उन्मूलन के दो, बाल श्रम को कैसे उन्मूलन मतलब किस तरह से खत्म किया जा सकता है। तो बाल श्रम को खत्म करने के दो उपाय हैं। एक है शिक्षा का प्रचार, यानी लोगों को जागरूक किया जाए। बाल श्रम का मुकाबला गरीबी और अशिक्षा, यानी शिक्षा नहीं है लोगों के पास, इसीलिए बाल श्रम बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। है कानूनी उपाय, बहुत से लोग क्या है कि जानते हैं कि हाँ ये गलत है, लेकिन फिर भी जो है करते हैं, तो उसमें कानूनी शिकंजा जो है कसा जाता है उन पे। जो भी इस तरह कार्य करता है उन्हें दंडित किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? किंडरगार्टन एक जर्मनी शब्द है ये। इस किंडर किंडर मतलब होता है बच्चे, गार्डन गार्डन मतलब होता है बाग, यानी बच्चों का बाग। 1840 में जर्मन के शिक्षाविद थे फ्रेडरिक फ्रोवेल, इन्हें किंडरगार्टन द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने बच्चों को खेल खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए एक स्थान प्रदान करने के लिए किंडरगार्टन की अवधारणा विकसित की थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ECCE से आप क्या समझते हैं? ECC का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। इसमें क्या है, खेल के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा, शिक्षा और देखभाल। शिक्षा के द्वारा कैसा, पढ़ना लिखना गणित सीखने में मदद करना। देखभाल, बच्चों को सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करती है। खेल को सीखने और विकसित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका प्रदान करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में आप क्या समझते हैं? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पहली बात तो ये है कि ये 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को दी जाती है। और इसका उद्देश्य उद्देश्य क्या रहता है इसका? उसका उद्देश्य रहता है कि बच्चों को स्कूल स्कूल के लिए तैयार करना और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना। इसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ शामिल है? एक तो होता है खेल के माध्यम से, जो भी पीछे होता है, गतिविधियों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से और देखभाल के माध्यम से। इसके लाभ क्या क्या हैं? इसके लाभ ये रहते हैं कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित होता है बच्चा, भाषा और संचार कौशल होता है, समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच में कौशल होता है, पढ़ने लिखने के लिए तैयार हो जाता है, गणित और विज्ञान के लिए तैयार होता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। क्योंकि शुरू शुरू में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो ये एक नर्सरी ही क्लास होती है, यानी प्री प्राइमरी क्लास। इसमें बच्चे क्या है कि स्कूल जाना सीखते हैं, उस आदत में, उस माहौल में ढलना सीखते हैं। स्कूल लोगों से मिलते हैं और बच्चों से मिलते हैं, तो धीरे धीरे उनकी आदत पड़ती है। चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक बच्चे जो है स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत लिखिए। तो मृदा प्रदूषण क्या है? कृषि के माध्यम से भी होता है, औद्योगिक माध्यम से होता है, घरेलू माध्यम से होता है, अन्य भी कारण हैं। कृषि के माध्यम से कैसे होता है? उर्वरक और जो हम कीटनाशक यूज करते हैं, पशुओं के मल से भी होता है। प्लास्टिक और कृषि अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब होता है जो चीज़ें बची हैं लास्ट में, खराब चीज़ें। औद्योगिक अपशिष्ट से होता है, खनन करिए, वाहनों और मशीनरी के तेल रिसाव से होता है। घरेलू, घर में कैसे होता है? घर में प्लास्टिक एवं घरेलू कचरे से होता है, सीवेज जो हमारा होता है, और वाहनों से निकलने वाला धुआं। अन्य कारण है जैसे अम्लीय वर्षा यानी जो पहली बारिश होती है, उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? H2SO4। इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत खतरनाक होता है। रेडियोधर्मी कचरा। मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं? इससे प्रभाव क्या होता है? उर्वरता उनकी कम हो जाती है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता में कमी होती है। जैव विविधता मतलब है जो हमारी पृथ्वी है, उसमें विभिन्न तरह के जीव पाए जाते हैं, कई गुण के जीव पाए जाते हैं। तो जो उनमें जो भिन्नताएं अलग अलग भिन्न के, जैसे कोई मछली है जल में तैर रही है, मछलियों में भी कई प्रजातियां हैं, तो जो प्रजातियां हैं ये लुप्त होने लगती हैं। जैसे कि बहुत से पक्षी हमारे लुप्त हुए हैं। इनके रोकने के क्या उपाय हैं? कि उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग कम किया जाए, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, औद्योगिक अपशिष्ट है उसके लिए उचित प्रबंधन किया जाए। अभी क्या है, उनको नदियों में बहा दिया जाता है।
प्लास्टिक और कचरे का उचित प्रयोग किया जाए, सीवेज का उपचार किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। जो मैंने बताया ना, वृक्षारोपण होगा ना तो भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। ध्वनि प्रदूषण, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि प्रदूषण, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 4 उपाय ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण के जो हमारे उपाय रहेंगे, इसमें ध्वनि प्रदूषण की बात की गई है। तो ध्वनि प्रदूषण के हमारे उपाय रहेंगे कि किस तरह से खत्म किया जा सकता है। उनके 4 उपाय बताने हैं। शोर स्तर को कम करना, जागरूकता बढ़ाने से, तकनीकी समाधान से, कानूनी उपाय से। शोर क्या, जैसे कि जब वाहन होते हैं, वाहन की सही समय पर सर्विस ना होने से, मशीन की सर्विसिंग ना होने से तो आवाज़ करने लगते हैं। तो और जो शोर वाले उपकरण हैं उनका उपयोग कम किया जाए। ध्वनि अवरोधक होते हैं, कई तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना, ग्रीन बेल्ट लगी होती है जो 2 साइडेड रोड रहती हैं, वो इसी काम करती है, ध्वनि अवरोधक का। जागरूकता किस तरह, जब जागरूकता फैलाएंगे तो लोग शिक्षित होंगे, शांत शांत क्षेत्रों को स्थापित करेंगे, कम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। तकनीकी समाधान क्या, तकनीकी क्या है, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, ये कम शोर करते हैं, शोर ही नहीं करते हैं कहा जाए तो। ध्वनि अवशोषित सामग्री का उपयोग किया जाए। कानूनी उपाय क्या है, बहुत से लोग जानते हैं कि हाँ इससे शोर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है शोर मचाते हैं, तो इनके लिए कानूनी उपाय है। शोर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। इन उपायों के अलावा हमें अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाने होंगे, जैसे कि कम आवाज़ में संगीत सुनना, शोर वाले स्थानों पर जाने से बचना, शांत रहने की कोशिश करना, मतलब शांत माहौल रखने की कोशिश करना। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना एक सामूहिक प्रयास है। सामूहिक इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति नहीं शांत रख सकता है, सभी को मिलकर करना पड़ेगा। हम सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि एक शांत और स्वस्थ वातावरण बनाया जा सके। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में खेल का क्या सिद्धांत है? इसका खेल का क्या सिद्धांत, खेल का सिद्धांत ये है कि इससे सक्रिय भागीदारी बढ़ती है बच्चों के अंदर, उन्हें आनंद आता है, विकास होता है उनके अंदर, विविधता आती है। विविधता मतलब लोगों से मिलते हैं तो एक टीम की तरह काम करने का मौका मिलता है। सुरक्षा की भावना, स्वतंत्रता महसूस होती है, सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, संगठनात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास भी होता है। वर्धा शिक्षा नीति 1937 की प्रमुख संस्तुतियाँ क्या थीं? तो जो वर्धा शिक्षा नीति 1937 में आई थी, इसमें क्या था, बुनियादी शिक्षा पे बताया गया, कारक अनुभव पर। इसमें क्या था, इस नीति में 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य एवं मुफ्त बनाने पर जोर दिया। कार्य अनुभव, इस नीति ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के कार्यों में अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय भाषा, इस नीति ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया। ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बेहतर बनाने पर जोर दिया। महिला शिक्षा, महिला की शिक्षा को बढ़ावा दिया। व्यावसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। वर्धा शिक्षा नीति 1937 भारत की शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस नीति ने शिक्षा को अधिक सुलभ, प्रासंगिक और व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया। आगे बात करेंगे बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं? बाल अधिकार बच्चों के वह मौलिक अधिकार हैं जो जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अभिव्यक्ति और विकास के लिए प्राप्त होते हैं, और इसके लिए चाहे वो किसी भी जात के हों, धर्म के हो, लिंग के हों या कोई भी सामाजिक स्थिति हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है, बाल अधिकार में जीवन का अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है और विकास का अधिकार है। मॉन्टेसनरी प्रणाली के दोष क्या क्या हैं? पहला दोष है ये कि महंगी है, और दूसरा दोष है कि अनुशासन, इसमें अनुशासन का अभाव है, क्योंकि इसमें खेल खेल में सिखाया जाता है, बच्चे करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि शुरू शुरू की बात होती है तो इतना कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो बच्चों को फिर क्योंकि स्कूल में रहना सिखाया जा रहा है, हर चीज़ के लिए रोकेंगे तो स्कूल कैसे आएंगे। इसमें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जाती है, इसलिए अनुशासन का अभाव रहता है।
सामाजिक कौशल, समूह में काम करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल सकते हैं, जिसके कारण वह सामाजिक कौशल का विकास नहीं होता है। ये फिर से रिपीट हो गया है। व्यवहारिकता, सिखाई जाने वाली गतिविधियाँ हमेशा व्यवहारिक नहीं होती हैं, हमेशा नहीं होती हैं, और शिक्षकों की कमी है सबसे बड़ी चीज़। जैसा बताया ना कि अभी आप लोगों में से कई लोगों को एनटीटी के बारे में नहीं पता है, तो जब पता ही नहीं है तो इसकी पढ़ाई कौन करेगा, और इसीलिए इसके शिक्षक भी कम हैं। और इनके कुछ फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कमियां हैं इसमें, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ इसमें दोष भी हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। आगे बात करेंगे प्रगतिवादियों के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो प्रगतिवादियों की बात करें तो प्रगतिवादियों के अनुसार जो है इसके शिक्षा के उद्देश्य, एक है प्राकृतिक विकास होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक विकास। 4 मानव जनित आपदाओं के नाम लिखिए। मानव जनित मानव द्वारा निर्मित जो आपदाएं हैं। एक है औद्योगिक दुर्घटनाएं, जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। चेरनोबिल परमाणु आपदा जो हुई थी। डीप वाटर, घोड़ा इंजन तेल रिसाव हुआ था। परिवहन दुर्घटनाएं क्या, कार दुर्घटनाएं होती हैं, ट्रेन दुर्घटनाएं, हवाई जहाज दुर्घटनाएं, तेल रिसाव। संरचनात्मक क्या है कि भूकंप के कारण इमारतों का ढहना, पुल का ढहना, बांधों का टूटना, ये सब मानव जंगल में आग लगना। कैलिफोर्निया में हर साल आग लगभग लगती ही लगती है। 2018 में ज़्यादा भयंकर लगी थी। ऑस्ट्रेलियाई जंगल में आग लगना, अमेजन वर्षा वन में। अगला क्वेश्चन है, ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का रहता है। शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट करते हुए शिक्षा की त्रिभुजी प्रक्रिया को समझाए। त्रिभुजी प्रक्रिया क्या है, इसमें एक अवधारणा है शिक्षा अधिगम। शिक्षा अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी शिक्षण, यानी टीचिंग जो लर्निंग है उसका प्रोसेस 3 प्रमुख घटकों की भूमिका को दर्शाती है। 3 कौन से, जो त्रिभुजी प्रक्रिया बताएगी उसमें क्या है, पहला है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक शिक्षक ज्ञान का स्रोत होता है, वह छात्रों को सीखने में मदद करता है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेता है। पाठ्यक्रम जो सिखाया जाता है, पाठ्यक्रम में वह विषय एवं गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो छात्रों को सिखाई जाती हैं। इन तीनों घटकों के बीच परस्पर क्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाती है। शिक्षक या शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। त्रिभुजी प्रक्रिया के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक गतिविधि है जो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से होती है। यह अधिक प्रभावी एवं सार्थक रहती है। इसके अलावा अधिक समग्र बनाती है, ज्ञान, कौशल एवं मूल्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, शिक्षा को अधिक लचीली बनाती है, यह अधिक न्यायपूर्ण होती है क्योंकि सभी शिक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं बौद्धकालीन शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बौद्ध काल के समय जो शिक्षा दी जाती थी उसकी कुछ विशेषताएं लिखिए। धार्मिक शिक्षा होती थी, नैतिक शिक्षा होती थी, व्यवहारिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, विभिन्न भाषाओं में शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य जो था केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने और मोक्ष प्राप्त करने में भी मदद करता था। धार्मिक शिक्षा क्या है, बौद्ध धर्म के बारे में। छात्रों को नैतिक शिक्षा क्या है, सदाचारी और नैतिक जीवन जीने के लिए। व्यवहारिक शिक्षा क्या है, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं कौशलों में प्रशिक्षण दिया गया। स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी विभिन्न भाषाओं में, जैसे कि जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत। कुछ प्रमुख प्रभाव है, शिक्षा का प्रसार हुआ, शिक्षा का लोकतंत्रीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण, स्त्री शिक्षा का बढ़ावा, विभिन्न भाषाओं में शिक्षा। अगले क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्धतियों पर प्रकाश डालिए। बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम, इसका उद्देश्य बच्चों को जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी ज्ञान
कौशल एवं मूल्यों को प्रदान करना। यह पाठ्यक्रम आमतौर से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बुनियादी होता है। निम्नलिखित विषय शामिल रहते हैं। बुनियादी मतलब फाउंडेशन जो शिक्षा का है, उसमें क्या भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी, गणित के बारे में, विज्ञान के बारे में, सामाजिक अध्ययन के बारे में, कला के बारे में, संगीत के बारे में, खेलकूद के बारे में। और निम्नलिखित भी इसमें शामिल हैं कुछ और चीज़ें, जैसे खेल खेल में शिक्षा, गतिविधियाँ आधारित शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित में सक्षम बनाना था, यानी ज्ञान और कौशल में सक्षम बनाना, आलोचनात्मक सोच विकसित करना। आलोचनात्मक नहीं, हम लोग आज के समय कहते हैं कि डिबेट करना है, वही है आलोचनात्मक सोच विकसित करना। समस्याओं को हल करने के बारे में, प्रभावी ढंग से संवाद, अच्छा नागरिक बनने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति को प्रभावी बनाने में मदद करती हैं। अच्छे शिक्षक होने चाहिए, उपयुक्त शिक्षण सामग्री, अच्छा शिक्षण वातावरण, माता पिता की भागीदारी भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य मॉन्टेसरी के शिक्षा संबंधी विचारों को स्पष्ट करते हुए मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की व्याख्या कीजिए। तो मारिया मॉन्टेसी एक इतालवी शिक्षाविद थी जिन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बच्चों के लिए एक नई शिक्षण पद्धति विकसित की, और बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा और सीखने की इच्छा पर आधारित है। इसके विभिन्न विशेषताएं हैं। पहली, स्वतंत्रता, व्यावहारिकता, संवेदी शिक्षा, मिश्रित आयु वर्ग। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति को प्रभावी बनाने में मदद करती हैं। अच्छे शिक्षक होने चाहिए, उपयुक्त शिक्षण सामग्री, अच्छा शिक्षण वातावरण, माता पिता की भागीदारी, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति। अब है ये आखिरी क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न का और इस पेपर का भी। शिशु की मूलभूत आवश्यकताओं एवं उनके उन्नयन में परिवार की भूमिका, यानी जो शिशु है उसकी क्या आवश्यकताएं रहती हैं और उसको शिशु को आगे बढ़ाने के लिए परिवार की क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में बताया गया। पहली चीज रहती है आवश्यकताएं शारीरिक आवश्यकताएं, यानी भोजन, पानी, नींद, सुरक्षा, स्वच्छता। भावनात्मक आवश्यकताएं, प्यार देना, उन्हें स्नेह देना, सुरक्षा देना, ध्यान देना। सामाजिक आवश्यकताएं क्या रहती हैं, परिवार में उनको ले जाना और मुलाकात कराना लोगों से, दोस्त होना, समुदाय होना। संज्ञानात्मक आवश्यकताएं रहती है जैसे सीखने, खोजने एवं खेलने के अवसर। परिवार की भूमिका, ये तो है शिशु की मूलभूत आवश्यकताएं। अब परिवार की क्या भूमिका रहती है, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना, भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना, संज्ञानात्मक आवश्यकताएं यानी शिशु को पर्याप्त भोजन एवं नींद, स्वच्छता प्रदान करना, शिशु को प्यार, स्नेह, सुरक्षा, ध्यान प्रदान करना, शिशु को परिवार, दोस्त, समुदाय के साथ जोड़ने में मदद करना, शिशु को सीखने, खोजने एवं खेलने का अवसर प्रदान करना। परिवार शिशु के विकास में निम्नलिखित तरीकों से भी योगदान करता है, जैसे शिशु से बात करना, उसे पढ़ाना, शिशु को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, शिशु को नियमित रूप से डॉक्टर के पास ले जाना, शिशु को अनुशासित करना। परिवार शिशु के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। परिवार शिशु को प्यार, स्नेह, सुरक्षा और ध्यान प्रदान करके शिशु के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था एनटीटी का पेपर जो 11 मार्च 2024 को हुआ था, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर का। और अगला वीडियो आएगा फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर, जो कि 11 मार्च को ही हुआ था सेकंड शिफ्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।